मैं श्रीमती निशा शर्मा, वनस्पति शास्त्र विभाग, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर के अंदर वनस्पति शास्त्र के अंदर मैं आपको बीएससी पार्ट 3 का पेपर 1 के अंदर जो है ट्रांसलेशन या वाष्पोत्सर्जन के बारे में बताऊँ। ट्रांसलेशन या वाष्पोत्सर्जन, जैसा कि हमें विदित है कि पादपों में 2000 पत्तियों के द्वारा 300 से 400 लीटर जल वाष्पोत्सर्जित हो जाता है। पौधों के अनावृत वायवीय भागों द्वारा जल का वाष्प के रूप में ह्रास अथवा वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यह हम अन्य शब्दों में इस प्रकार भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं या बता सकते हैं कि पौधों के जीवित वायवीय भागों से वाष्प रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। जड़ों द्वारा अवशोषित जल का केवल थोड़ा सा भाग अंश ही पौधों द्वारा विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में प्रयुक्त होता है। शेष भाग पत्तियों व अन्य भागों के द्वारा वाष्प के रूप में उड़ जाता है। पौधों के द्वारा वृद्धि काल के दौरान अवशोषित जल की मात्रा तथा उनके शुष्क भार के उत्पादन के अनुपात को वाष्पोत्सर्जन अनुपात या ट्रांसपिरेशन रेट कहते हैं। विभिन्न पौधों में यह अनुपात भिन्न भिन्न होता है। वाष्पोत्सर्जन अनुपात पौधों के जल उपभोग की दक्षता को प्रदर्शित करता है कि पादपों के द्वारा कितना जल का अवशोषण हो रहा है। स्थलीय पौधों में वाष्पोत्सर्जन अनुपात 100 से 500 तक जल वाष्पोत्सर्जित होता है। वाष्पोत्सर्जन मोटे रूप से वाष्पन द्वारा ही होता है एवं यह सामान्यतः उन्हीं भौतिक कारकों से नियंत्रित रहता है एवं नियमित होता है जिनसे कि वाष्पीकरण नियंत्रित होता है। परंतु वाष्पोत्सर्जन एवं वाष्पीकरण में निम्न अंतर है। वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन और वाष्पीकरण इवेपोरेशन के अंतर्गत यह निम्न अंतर है। पहला, वाष्पोत्सर्जन यह पादप जैविक कार्य की प्रक्रम है, प्लांट फिजियोलॉजी प्रोसेस है, जबकि वाष्पीकरण एक भौतिक प्रक्रम है जो आर्द्र एवं शुष्क मुक्त सतह से होता है। वाष्पोत्सर्जन यह जल का वाष्प के रूप में रंध्रों, उपत्वचा व या वातरंध्र द्वारा ह्रास होता है, जबकि वाष्पीकरण जल सहित किसी भी द्रव का वाष्पन यहाँ रंध्र, उपत्वचा, वातरंध्र आदि की आवश्यकता नहीं होती है। वाष्पोत्सर्जन यह नियंत्रित कार्य की क्रिया है एवं द्वार कोशिकाएं इसे नियंत्रित करती हैं, जबकि वाष्पीकरण यह एक अनियंत्रित भौतिक क्रिया है। वाष्पोत्सर्जन इस प्रक्रम में जीवित कोशिकाएं ही कार्य करती हैं, जबकि वाष्पीकरण के अंतर्गत इसमें जीवित तथा अजीवित दोनों सतहों से हो सकता है। वाष्पोत्सर्जन हेतु विसरण दाब, परासरणी दाब और वाष्प दाब कार्य करते हैं, जबकि वाष्पीकरण के लिए इस प्रक्रम हेतु किसी भी प्रकार की दाब की आवश्यकता नहीं होती है। वाष्पोत्सर्जन इसके द्वारा पर्णों तथा संपूर्ण पादप की वायवीय सतह को नम रखा जाता है, जिससे पादप की ऊष्मा से रक्षा की जाती है, जबकि वाष्पीकरण के अंदर वाष्पन द्वारा सतह की शुष्कता बढ़ती है। इस प्रकार वाष्पोत्सर्जन एक विशेष प्रकार की वाष्पीकरण क्रिया है जिसमें जीवित कोशिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब हम देखेंगे वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, ट्रांसपिरेशन टाइप। वाष्पोत्सर्जन के प्रकार पौधों के किसी भी अनावृत वायवीय भाग से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न हो सकती है। मृदा में उपस्थित जड़ें वाष्पोत्सर्जन नहीं करती हैं, क्योंकि मृदा साधारणतः जल द्वारा संतप्त रहती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया 3 प्रकार की होती है। पहला, उपचरणीय वाष्पोत्सर्जन। उपचरणीय वाष्पोत्सर्जन या इसको क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी कहा जाता है।
वह वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन या लेंटिसेलुलर ट्रांसपिरेशन। और तीसरे प्रकार का वाष्पोत्सर्जन जो है वह रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। तीन प्रकार का वाष्पोत्सर्जन होता है। तो पहला अपन देखेंगे उपचर्मीय वाष्पोत्सर्जन या क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। यह उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन क्यूटिकल वाष्पोत्सर्जन उपत्वचीय या क्यूटिकल की सतह से होता है। अधिकतर शाकीय पादपों के वायवीय अंगों की सतहों तथा बाह्य त्वचा पर एक मोमी आवरण पाया जाता है। मोमी आवरण उपचर्म पर पाया जाता है जो कि क्यूटिन होता है। उपचर्म जल के प्रति अपारगम्य होती है, परंतु इसमें स्थान स्थान पर दरारें होने से अथवा अनेक स्थान पर बहुत पतले होने के कारण इसके द्वारा भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती रहती है। उपचर्म द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को उपचर्मीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब सेकंड वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन या लेंटिसेलुलर ट्रांसपिरेशन। वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन काष्ठीय वृक्षों में पाया जाता है। वृक्षों की छाल में कुछ दरारें बनती हैं जो सुबेरिन युक्त संपूरक कोशिकाओं से घिरी रहती हैं। ये संरचनाएं वातरंध्र कहलाती हैं। वातरंध्रों की संपूरक कोशिकाओं के बीच बीच में पाए जाने वाले अंतरकोशिकीय अवकाशों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन दिन तथा रात में निरंतर होता रहता है। यह वाष्पोत्सर्जन वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वैज्ञानिक हुबर ने 1956 के अनुसार वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन संपूर्ण वाष्पोत्सर्जन का 0.1% होता है। वातरंध्रों के अतिरिक्त वृक्षों की छाल के द्वारा भी जल का ह्रास होता है। अब तीसरे प्रकार का वाष्पोत्सर्जन रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन या स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। पत्ती का फलक या लेमिना ऊपरी अथवा अभ्यक्ष तथा निचली अथवा अपाक्ष बाह्य त्वचा द्वारा आवृत होता है। बाह्य त्वचा पर क्यूटिकल की एक परत होती है। क्यूटिकल की मोटाई वातावरणीय दशाओं पर बहुत अधिक निर्भर करती है। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन के प्रमुख अंग हैं। पत्तियों द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन पर्नियल वाष्पोत्सर्जन या फोलियर ट्रांसपिरेशन कहलाता है। पत्तियों से जल का ह्रास मुख्यतः रंध्रों द्वारा होता है, इसलिए इसे हम रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन या स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। पत्तियों से जल का ह्रास मुख्यतः रंध्रों द्वारा, इसलिए इसे स्टोमेटल या रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पादों द्वारा कुल वाष्पोत्सर्जन का लगभग 90 से 97% तक वाष्पोत्सर्जन पत्तियों के द्वारा होता है। पत्ती के आंतरिक उत्तक रंध्रों के माध्यम से सीधे ही बाह्य वातावरण से जुड़े रहते हैं, इसलिए रंध्रों के खुले रहने पर यह वाष्पोत्सर्जन जारी रहता है तथा बंद होने पर यह रुक जाता है। रंध्रीय उपकरण। पत्तियों की बाह्य त्वचा में छोटे छिद्र उपस्थित रहते हैं जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। रंध्रों के माध्यम से इन अंगों की जीवित कोशिकाओं तथा बाह्य वातावरण के मध्य श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान होता है। पत्ती के आंतरिक उत्तक रंध्रों के माध्यम से बाह्य शुष्क वायु के संपर्क में रहते हैं, जिसके फलस्वरूप वाष्पोत्सर्जन होता है। रंध्र का छिद्र लगभग दीर्घवृत्ताकार 3 से 12 म्यू चौड़ा तथा 10 से 40 म्यू लंबा होता है।
प्रत्येक रंध्र का छिद्र 2 अर्धवृत्ताकार या अर्धचंद्राकार कोशिकाओं के द्वारा घिरा रहता है, जिन्हें हम द्वार कोशिकाएं कहते हैं। कुछ एकबीजपत्री पादपों में द्वार कोशिकाएं पादपों में द्वार कोशिकाएं डमरू के आकार की होती हैं। द्वार कोशिकाएं शेष एपिडर्मल कोशिकाओं से भिन्न आकार की विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा घिरी रहती हैं, जिन्हें हम सहायक या सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। द्वार कोशिकाएं जो होती हैं उसकी संरचना निम्न प्रकार होती है। इसके अंदर वाली भित्ति थिक होती है द्वार कोशिकाओं की, और बाहर वाली भित्ति जो है वो हमेशा पतली होती है। ये आउटर वॉल, इनर वॉल जो कि थिक है, और आउटर वॉल जो है वो है इसकी थिन होती है। इसके अंदर ये पोर रंध्र जिसे स्टोमेटा कहते हैं, न्यूक्लियस, और इसके अंदर द्वार कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। द्वार कोशिका की संरचना इस प्रकार से होती है। द्वार कोशिकाओं के अंदर की दीवारें जो रंध्र छिद्र की ओर होती हैं मोटी तथा बाहर की दीवारें पतली होती हैं। इन कोशिकाओं में केंद्रक, कोशिका द्रव्य तथा हरित लवक उपस्थित होते हैं। भित्ति की इस प्रकार की संरचना के कारण इनकी स्फीत अवस्था में रंध्र खुल जाते हैं तथा शलत या फ्लैसिड अवस्था में ये बंद हो जाते हैं। रंध्र के भीतर की ओर अंतरकोशीय अवकाश में खुलता है, जिसे उपस्थित गुहा में रंध्रीय उपकरण कहलाते हैं। रंध्रों का वितरण तथा आवृत्ति। द्विबीजपत्री पादपों की पृष्ठाधारी पत्तियों में रंध्र प्राय केवल निचली सतह पर, जबकि एक बीजपत्री की पत्ती की समद्विपार्श्विक पत्तियों में की दोनों सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त द्विबीजपत्रियों की पत्ती में रंध्र अनियमित वितरित होते हैं, जबकि एक बीजपत्रियों में समानांतर अनुदैर्ध्य पंक्तियों में विन्यासित होते हैं। मरुद्भिद जातियों में रंध्र धसे हुए अथवा गर्त या खांच में, मध्योद्भिद जातियों में सतह के समतल स्थित होते हैं, जबकि जल निमग्न पादपों में रंध्र सतह पर उभरे हुए अथवा अनुपस्थित अवस्था अथवा निष्क्रिय होते हैं। तो इस प्रकार से रंध्रों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब हम रंध्रों का वितरण किस आधार पे होता है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे।